Hello everyone. So the topic which I'm going to start, this is basically for CMA Inter and here we have लॉ। तो लॉ का जो पार्ट है वो मैं यहाँ पे कैरी ऑन करने वाला हूँ बेटा। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इंटर लेवल पे जो लॉ हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, सो इट्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब आप लोग नेक्स्ट लेवल पे मूव करोगे बेटा, जब आप फाइनल में जाएंगे तो यहाँ पे जो भी कुछ आप पढ़ने वाले हैं, सो 100% वो आप लोगों को फाइनल में 100%, मैं फिर से अगेन 100% बता रहा हूँ, वो काम आने वाला है। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सीएमए इंटर का जो लॉ है उसको जितना हम लोग इंडेप्थ पढ़ सकते हैं, जितना हम लोग पूरा फोकस्ड होके पढ़ सकते हैं, और अलोंग विद द इंटरेस्ट, जितना आपका इंटरेस्ट अच्छे से यहाँ पे क्रिएट होगा बेटा, सो डेफिनेटली आपको फाइनल में उतनी ही कम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इनफैक्ट हो सकता है आपको प्रॉब्लम ही फेस ना करना पड़े। तो अब हम लोगों को इंटर में सारी चीजों के रिगार्डिंग पहले जानना जरूरी है कि सर लॉ में क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ेंगे एंड क्या क्या उसमें से वेटेज रखा गया, किस तरीके से बाइफिकेट किया गया। तो वो सब कुछ यहाँ पे मैं डिवाइड करने वाला हूँ। सबसे पहले सब कुछ चीजों के रिगार्डिंग में बताने वाला हूँ एंड देन फिर हम लोग उसके टॉपिक की बात करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग। फाउंडेशन में भी आपने लॉ पढ़ा है एंड फाउंडेशन की कनेक्टिविटी आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। और यदि किसी ने फाउंडेशन में नहीं पढ़ा है, डायरेक्टली यदि आपकी एंट्री है बेटा, तो अगेन नो नीड टू वरी अबाउट इट। कोई किसी भी नेचर का कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, क्योंकि रीजन बिंग हमारे लिए इंटर यहाँ पे एक जस्ट अ बिगनिंग एंड स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां से आप अपने आप को बेटर वे में लेके जा सकते हैं। हाँ, इंटर में यदि आपने मिस कर दिया, इंटर में यदि आपने उसे कैजुअली ली, इंटर में यदि आप उसको संभाव करने के जिस तरीके से कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, यदि आप नहीं करेंगे, देन वो प्रॉब्लम फेस आपको करना पड़ सकता है बेटा। तो प्लीज मेक श्योर क्या इंटर में आपको जो लेवल चाहिए, जो स्टैंडर्ड चाहिए, जिस तरीके से पढ़ना है, तो एटलीस्ट आप उस चीज को उसी तरीके से पढ़ोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी बात पे। एंड सीएमए इंटर में जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है बेटा, तो इट्स बेसिकली लॉ एंड एथिक्स। पूरा नाम ये है सब्जेक्ट का, इट्स लॉ एंड एथिक्स। तो अब इसमें क्या क्या टॉपिक है, ओवरव्यू आप लोगों को सिलेबस का मैं दे रहा हूं, सो दैट कि आगे बढ़ने से पहले एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीजें हम लोगों को यहाँ पे गो थ्रू करना है। तो जो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे मैं डिवाइड कर रहा हूं बेटा, इट्स अ फर्स्ट वन, एंड जिसमें हम लोग बात किसकी करेंगे, लॉ की बात करने वाले। एंड वी हैव अ सेकेंड पार्ट विच डील्स विद एथिक्स। तो सेकेंड जो पार्ट है बेटा, एथिक्स का रखा गया। अब लॉ में यहां पे हम लोग तीन अलग अलग इसके अगेंस्ट सब पार्ट आने वाले हैं बेटा। सो वी हैव अ फर्स्ट वन, देन वी हैव अ सेकेंड वन, देन वी हैव अ थर्ड वन। तो ये आपका तीन पार्ट में यहां पे रखा गया बेटा। तो सबसे फर्स्ट यदि मैं बात करूं, इट्स ऑल अबाउट द बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ की बात कर लेते हैं। ये 35 मार्क्स में रखा गया। एंड देन वी हैव कंपनीज एक्ट, इट्स ए कंपनी लॉ, एंड ये 30 मार्क्स में। एंड उसके बाद बेटा यहां पे इंडस्ट्रियल लॉ रखा गया, एंड ये जो पार्ट है ये 25 मार्क्स में। तो इस तरीके से वेटेज है बेटा, अलग अलग पार्ट का यहां पे आप देख सकते हैं किस तरीके से वेटेज रखा गया। सो वी हैव 35 मार्क्स, 30 ओवर देयर, एंड इट्स 25। इस तरीके से स्ट्रक्चर ये रखा गया। हाँ, कई बार इंस्टीट्यूट ये भी करता है कि बीच में वो संभव कहने के कुछ चेंजेस कर सकते हैं उसमें वेटेज में, जितना आपको यहाँ पे भी मैंने एट प्रेजेंट रखा है। तो अब वो जो वेटेज होगा, देन डेफिनेटली आई लेट यू नो कि यदि कुछ चेंजेस आता है तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको यहाँ पे डेफिनेटली कम्युनिकेट करूंगा बेटा। बट फॉर अ टाइम बीइंग 35 प्लस 30, इट्स 65, एंड देन वी हैव 25। तो ये कितना हो गया आपका, तो इट्स 90। तो एथिक्स वाला जो पार्ट है बेटा, ये 10 मार्क्स में रखा गया, ये 10 मार्क्स में ये रखा गया। अच्छा, अब यदि हम लोग सबसे पहले बिजनेस लॉ की बात करते हैं, इफ आई एम टॉक अबाउट द बिजनेस, यदि मैं बिजनेस लॉ की बात करूं, तो बिजनेस लॉ में कुछ ऐसे पार्ट जो फाउंडेशन में आपने पढ़ा वो एज इट इज यहां पे उन्होंने कंसिडर किए। उसके अलावा और भी यहां पे कुछ चैप्टर्स रखे गए बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस लॉ में जो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट टॉपिक की मैं बात करूं, फर्स्ट लॉ की मैं बात करूं, इट्स ICA 1872, इट्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देन वी हैव अ सेकेंड पार्ट, ICA के बाद इट्स IPA, इट्स अगेन इट्स 1932। देन वी हैव सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये अगेन आपने पढ़ा है बेटा, इट्स 1930। देन वी हैव लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट ओवर देयर, एंड इट्स 2008। एंड देन वी हैव नेक्स्ट पार्ट एंड नेक्स्ट प्रोविजन विच डील्स विद द व्हाट, हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट में यदि कंसिडर करें,
NIA नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इट्स 1881, ये प्रोविजन रखा गया। ये हो गया फर्स्ट सेगमेंट जो बिजनेस लॉ में हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। अब कोई यदि पार्ट स्किप हो जाए तो नो नीड टू वरी अबाउट इट, वो फिर हम लोग अगेन आगे क्लास में डिस्कस करते रहेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से यहाँ पे पार्ट कवर किया गया। सेकेंड, उसके बाद हम लोग दूसरे पॉइंट पे आते हैं। तो दूसरे पॉइंट में कोई चैप्टर वाइज में यहाँ पे डिवाइड नहीं कर रहा हूं बेटा, क्योंकि वो अपने आप में जो सेकेंड पार्ट है वो पूरा कंप्लीट लॉ है बेटा, एंड इट्स कंपनीज एक्ट 2013। तो ये पूरा अपने आप में एक ही पर्टिकुलर लॉ हम लोग पढ़ने वाले हैं। एंड आज मैं जो यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं तो वो कंपनीज एक्ट से ही हम लोग शुरुआत करेंगे बेटा, क्योंकि इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, एंड आप देख सकते हैं इट्स लेटेस्ट एंड इट्स न्यू लॉ, एंड इसके रिगार्डिंग आगे फाइनल में अगेन ये रिपीट होगा, एंड फाइनल में इसमें आपको बहुत कुछ आपको अगेन जानने के लिए मिलेगा। बट उसका जो बेस है बेटा वो इंटर में ही कहीं ना कहीं आपको पूरा फाइनलाइज कर लेना है, पूरा प्रिपेयर कर लेना है बेटा। नेक्स्ट, ये हो गया सेकेंड। उसके बाद थर्ड यदि हम लोग पार्ट की बात करते हैं बेटा, तो इट्स इंडस्ट्रियल लॉ, इट्स इंडस्ट्रियल लॉज। सो अगेन यहां पे हम लोग नंबर ऑफ एक्ट पढ़ने वाले, जैसे वी हैव ग्रेचुटी एक्ट, इट्स 1972। देन वी हैव पेमेंट ऑफ wages act, it's 1936. Then we have minimum wages act, it's 1948. Then we have factories act, it's 1948. Then we have next part, it's a bonus act, and it's 1965। ये वो एक्ट है जो हमारे लिए रेलेवेंट है बेटा। इसके अलावा कुछ अदर एक्ट्स भी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, इट्स अदर एक्ट। तो कुछ अदर लॉज आने वाले, कुछ अदर एक्ट्स की बात करेंगे जो यहाँ पे मैं कवर करूंगा। तो इंडस्ट्रियल लॉ में मैंने वो एक्ट रखा है जो हमारे लिए क्या है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड अगेन उसका वेटेज है, जिसका वेटेज था मैंने यहाँ पे उसको पूरा कंसिडर किया बेटा। तो ये पहले सिलेबस का जो स्ट्रक्चर था वो मैंने आपको यहाँ पे डिवाइड किया, एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट हम उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कैरी ऑन करेंगे। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, एंड विच इज बेसिकली कंपनीज एक्ट 2013। तो यहां पे हम लोग कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ने वाले, एंड कंपनीज एक्ट 2013 हम लोगों को सिर्फ एक्ट पढ़ने से काम नहीं चलेगा बेटा। इस कंपनीज एक्ट में हम लोग साथ में क्या पढ़ने वाले, नंबर ऑफ रूल्स भी पढ़ने वाले, एंड आपको अभी समझ में आएगा नंबर ऑफ रूल्स, वो आगे अपने आप में ही आपको आइडिया लग जाएगा कि सर वो नंबर ऑफ रूल्स क्या है। तो नंबर ऑफ रूल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक्ट वो है बेटा जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने बनाया, इवन फाउंडेशन में भी आपको बताया कि एक्ट एक्चुअली किस तरीके से फ्रेम किया जाता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे इंडिया में लॉ फ्रेम करते हैं। तो वो पार्ट यहां पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इट्स ए पार्ट ऑफ द फाउंडेशन, सो आई डोंट वांट टू वेस्ट अ टाइम हियर। तो हम उस पर टाइम वेस्ट करने वाले नहीं है यहाँ पे। तो अब मैं ये मान के चलता हूं कि लॉ किस तरीके से बनाया जाता है वो आपको सब कुछ पता होगा, रूल्स कौन बनाता है वो भी पता होगा, रेगुलेशन कौन बनाता है वो भी पता होगा। तो वी हैव अ टर्म रूल्स, वी हैव अ रेगुलेशन, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इन ब्रीफ यदि मैं बात करूं तो एक्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से बनता है बेटा। यदि हम लोग सेंट्रल एक्ट की बात करते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, देन वी नीड टू गेट द कंसर्न ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड देयर आफ्टर यदि रूल्स की बात करते हैं तो रूल्स बनाने की पावर हर एक्ट में सीजी को दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये हम लोग एक्ट की बात करते हैं, एंड सीजी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अलग अलग मिनिस्ट्रीज की बात करते हैं, एंड हर मिनिस्ट्रीज के अकॉर्डिंगली वो नोटिफिकेशन इशू किया जाता है। तो इसका मतलब वो हर मिनिस्ट्री कहीं ना कहीं हम लोग सेंट्रल की बात करते हैं। सो दैट्स व्हाई वी हैव नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज, एंड इट्स बेसिकली द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड रूल बनाने की पावर वहां से। अब रेगुलेशन के लिए अलग अलग स्पेशल अथॉरिटीज हैं इंडिया में बेटा, अलग अलग बॉडीज हैं। इफ यू टेक एन एग्जांपल आरबीआई, इफ यू टेक एन एग्जांपल सेबी, तो ऐसे हमारे यहाँ पे क्या है, बॉडीज हैं, एंड उन सभी स्टैट्यूटरी बॉडी, उनको स्टैट्यूटरी बॉडी नाम दिया जाता है। तो अगेन वो किसी ना किसी स्पेशल एक्ट के लिए बनाया गया बेटा। तो स्पेशल एक्ट के लिए क्या करते हैं, अगेन उनको पावर दिया गया कि अपने एरिया को जिसके लिए आपको अथॉरिटी दी गई, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रॉपर्ली रेगुलेट इट। तो वो अपने एरिया को, अपने स्ट्रक्चर को, अपने जुरिस्डिक्शन को, अपने सेगमेंट को रेगुलेट करने के लिए क्या बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं। तो ये आपका इस तरीके से एक्ट बनता है इंडिया में, इस तरीके से रूल्स बनता है, एंड इस तरीके से रेगुलेशंस फ्रेम किए जाते हैं बेटा। सो ये आपका हायरार्की, और इस तरीके से मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस किया जो एक्चुअली फाउंडेशन का ही पार्ट। नाउ वी हैव नेक्स्ट पार्ट, आगे बढ़ते हैं। तो कंपनीज एक्ट में क्या क्या, सबसे फर्स्ट कंपनीज एक्ट का एक ओवरव्यू मैं देता हूं कि कंपनीज एक्ट में ओवरऑल कितने सेक्शंस हैं और क्या है। Whenever we talks about the Companies Act, it's a Companies Act
2013 ये रखा गया। एंड कंपनीज एक्ट 2013 में बेटा जो नंबर ऑफ, मैं पहले चैप्टर्स की बात करता हूं, इफ आई एम टॉक अबाउट द नंबर ऑफ चैप्टर्स, एंड नंबर ऑफ चैप्टर्स का मतलब यहां पे ये नहीं कि चैप्टर जो आपके बुक में होगा, जो आपके सिलेबस में, उस चैप्टर की बात करूं। आंसर इज नो। एट प्रेजेंट इवन आई कैन शो यू द कंपनीज एक्ट एंड यू कैन सी द कंपनीज एक्ट। ये हमारा कंपनीज एक्ट है बेटा। तो अब इस कंपनीज एक्ट में, एंड इट्स बेसिकली वेयर एक्ट, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड सर, इस कंपनीज एक्ट में अलग अलग हम लोग चैप्टर्स की बात करते हैं। यदि मैं बात करूं तो वी कैन सी द नंबर ऑफ चैप्टर्स ओवर देयर एंड आप इसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स को देख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या कर रखे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ चैप्टर्स बनाए गए। तो वी हैव अ चैप्टर 1, देन वी हैव अ चैप्टर नंबर 2, वी हैव अ चैप्टर नंबर 3 एंड इट्स बेसिकली द कंपनीज एक्ट एंड इट्स बेयर एक्ट कि जो पार्लियामेंट में जिस तरीके से लॉ बनाया जाता है सेम एज इट इज, उसी फॉर्मेट में वही लैंग्वेज, वही वर्ड टू वर्ड कॉपी करके आगे हम लोगों तक पहुंचाया जाता है बेटा। एंड उसको अलग अलग पब्लिशिंग हाउस क्या करते हैं, उसको पब्लिश करते हैं एंड यहां पे उसको हम लोग क्या करते हैं एज अ बेयर एक्ट। बेयर का मतलब है विदाउट एनी चेंजेस, कि जो लॉ मेकर ने लॉ बनाया वो एज इट इज हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो ये आपका बेयर एक्ट है और ये कंपनीज एक्ट का आप देख सकते हैं। ऐसे ही हमारे लिए एन नंबर ऑफ लॉज जितने भी होते हैं सबके बेयर एक्ट मिलते हैं बेटा। तो इट्स बेसिकली द बेयर एक्ट ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड हम लोग इसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, इसमें से इंटर में कितना टॉपिक पढ़ना है एंड फाइनल में कितना पढ़ना है। सो विल डिस्कस लेटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि मैं बात करूं यहाँ पे बेटा नंबर ऑफ चैप्टर्स जो यहां पे रखे गए बेटा, सो इट्स 29 चैप्टर्स। एंड उसके बाद नंबर ऑफ चैप्टर्स के बाद वी हैव नंबर ऑफ सेक्शंस ओवर देयर। तो यहां पे जो नंबर ऑफ सेक्शंस है बेटा इन पूरे चैप्टर्स में इट्स 470 सेक्शंस ओवर देयर। तो ये हो गए टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस जो हम लोगों को यहां पे कंसिडर करना है। तो वी हैव 29 चैप्टर्स, वी हैव 470 सेक्शंस प्लस इसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग यहां पे शेड्यूल्स की बात करेंगे। हर एक्ट में शेड्यूल्स का भी एलिमेंट होता है, वो क्या होता है विल डिस्कस लेटर, तो वो भी पॉइंट आएगा शेड्यूल्स। और यहां पे हम लोगों के लिए 7 शेड्यूल्स की बात करेंगे। तो टोटल वी हैव 7 नंबर ऑफ शेड्यूल्स ओवर देयर। तो ये पूरा कंपनीज एक्ट का सेगमेंट है बेटा जो हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो अब इसमें आगे पीछे मैं टॉपिक कैरी ऑन करूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या सर हम लोगों को 470 सेक्शंस पढ़ना है? बेटा इंटर में तो 470 नहीं पढ़ना है, बट मैं इंटर और फाइनल को दोनों को मर्ज कर दूं तो कंप्लीटली 470 सेक्शंस कहीं ना कहीं वो कवर किया जाता है। तो यदि मैं इंटर और फाइनल दोनों को यहां पे भी कवर अप करूं तो दोनों को मर्ज करके समहाउ कहने के आप कंप्लीट 470 अप्रोक्सीमेटली आप पढ़ेंगे बेटा। एंड you have to retain each and every particular section over there along with subsection, along with you consider the clause, then subclause, para, then we have a proviso। number of proviso की बात करेंगे, वो भी टर्म आएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट। अब हर एक्ट में जब हम लोग कंपनीज एक्ट 2013 की बात करते हैं बेटा, तो सबसे पहला जो यहां पे सेक्शन की यदि मैं बात करूं तो वी हैव अ फर्स्ट सेक्शन एंड इट्स अ सेक्शन नंबर 1 एंड आई एम टोटली यू कैन से समहाउ कहने की मुझे इस बात की एक सेटिस्फेक्शन है यहाँ पे एंड डेफिनेटली मैं इस चीज की श्योरिटी दे रहा हूं कि आप लोगों ने सेक्शन 1 इवन फाउंडेशन में पढ़ा होगा। सेक्शन 1 फाउंडेशन में पढ़ा है क्योंकि रीजन बीइंग फाउंडेशन में बेटा सेक्शन 1 बताया जाता है। सेक्शन 1 एक्चुअली जितने भी एक्ट आएंगे बेटा उसमें आप सेम उस सेक्शन का ऑब्जेक्टिव है, बट फिर भी यहां पे सेक्शन 1 के रिगार्डिंग आपको मैं टर्म यहां पे बता रहा हूं कि कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन नंबर 1 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यहां पे आएगा बेटा इट्स शॉर्ट टाइटल एंड शॉर्ट टाइटल इज नथिंग, इट्स बेसिकली नेम ऑफ द एक्ट। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेम ऑफ द एक्ट। तो हर एक्ट का, हर लॉ का अपना एक नेम होता है। तो यहां पे क्या नाम आ गया बेटा, कंपनीज एक्ट 2013। तो दिस विल बिकम व्हाट, इट्स शॉर्ट टाइटल। एंड सेकेंड पार्ट यहां पे आएगा बेटा इट्स इफेक्टिव डेट। So we have a second part, it's effective date। अब सर ये इफेक्टिव डेट क्या होता है? So what about the term effective date? So effective date का मतलब है the day on and from which the act become applicable। तो it's basically known as commencement date। It's commencement date। और कंपनीज एक्ट में बेटा कमेंसमेंट के रिगार्डिंग हम लोग 2 स्पेसिफिक एलिमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले कंपनीज एक्ट जो हम लोगों के लिए एप्लीकेबल हुआ बेटा वो प्रेसिडेंट से 29 ऑफ अगस्त को 2013 में अप्रूवल लिया गया
एंड वो 30 अगस्त 2013 को पब्लिश किया गया। क्या किया गया? नोटिफाई किया गया। तो हम लोगों के लिए कंपनीज एक्ट एनफोर्स एप्लीकेबल कमेंट्स 30 अगस्त से हो गया। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हर पार्ट कंपनीज एक्ट का, हर प्रोविजन कंपनीज एक्ट का 30 अगस्त से नहीं एप्लीकेबल हुआ बेटा। तो फिर साथ में क्या रखा गया? एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इसका मतलब है कि कंपनीज एक्ट 2013 में 470 सेक्शन जो रखे गए बेटा, उसको अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग टाइम पे क्या किया गया? उसको इंप्लीमेंट किया गया। तो पहले एक एक्ट बन के 30 अगस्त को हम लोगों को बोला गया कि एक्ट इन्फोर्स हो चुका है, लेकिन एक्ट में फिर नंबर ऑफ प्रोविजंस रखे गए जो उसी डेट से एप्लीकेबल नहीं हुए, तो उसके अलग अलग डेट फिक्स किए गए बेटा। एंड डेफिनेटली वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा सेक्शन और कितने नंबर ऑफ सेक्शन किस डेट पे इफेक्टिव हुए थे बेटा। तो फ्रॉम टाइम टू टाइम एज नोटिफाइड। तो जो आपका टाइम टू टाइम गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा उसके अकॉर्डिंगली क्या होते जाएगा बेटा? वो सेक्शंस एप्लीकेबल। हाँ, यदि मैं आज 2020 की बात करूं तो फ्रैंकली स्पीकिंग ऑलमोस्ट जितने भी सेक्शंस है बेटा वो सबके सब इंप्लीमेंट हो चुके हैं, एप्लीकेबल हो गए। अब नेक्स्ट जो हमारे लिए पार्ट आता है बेटा, नेक्स्ट इट्स ऑल अबाउट द जुरिस्डिक्शन, एंड दिस इज ऑल्सो नॉन एज एप्लीकेबिलिटी। इसको और क्या नाम देंगे? एप्लीकेबिलिटी। तो सबसे पहले ज्योग्राफिकल एप्लीकेबिलिटी की मैं बात करूं तो सिंपल यहां पे क्या लिखा है? इट्स होल ऑफ इंडिया। इट्स ए बेसिक टर्म। तो होल ऑफ इंडिया इसका मतलब है जम्मू एंड कश्मीर यदि नहीं मेंशन किया गया एक्सक्लूडिंग, तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्या हो गया? यहाँ पे कंसिडर करने की बात कर। एंड वैसे भी अब आपको पता है 2020 में यदि हम लोग हैं तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि आर्टिकल 370 का जो कुछ प्रोविजंस थे बेटा वो एबॉलिश हो चुके हैं। तो आर्टिकल 370 यदि हम लोग बात करें तो उसका मेजर पार्ट यदि एबॉलिश हो गया, और जम्मू एंड कश्मीर जो हम लोग सेपरेटली ट्रीट कर रहे थे अब उसको सेपरेटली कंसिडर नहीं करेंगे। तो अब हमारे जितने भी लॉज हैं, सो नाउ वी हैव जम्मू एंड कश्मीर ओवर देयर एंड ऑल सच पर्टिकुलर लॉज एज इट इज जो अदर स्टेट पे अप्लाई होता है वैसे यहाँ जम्मू एंड कश्मीर पे भी एप्लीकेबल होगा विद सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। इट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट फॉर अ टाइम में एज इट इज ही एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं। तो होल ऑफ इंडिया आ गया। अब होल ऑफ इंडिया में ये एक्ट बनाए किसके लिए गया? कंपनीज के लिए। तो सबसे पहले ये एक्ट किस पे अप्लाई होगा बेटा? ऑल द कंपनीज, जितने भी कंपनीज हैं बेटा इंडिया में, सो ऑल द कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 में जो रजिस्टर्ड है वो, एंड जो आगे फ्यूचर में रजिस्टर्ड होंगे तो वो भी कवर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एंड प्लस विच वन? इट्स रजिस्टर्ड अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ। तो जितने भी पुराने कंपनीज एक्ट हैं बेटा, सो उसमें जितनी भी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं तो अब वो पुराने कंपनीज एक्ट की बात नहीं करेंगे। सो वी नीड टू कंसीडर इट्स कंपनीज एक्ट 2013 एंड कंपनीज एक्ट 2013 एज इट इज एप्लीकेबल होगा। हाँ, लेकिन उन सभी कंपनीज को पुराने कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली रजिस्टर्ड हो चुका है तो अगेन उनको रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट रेस्ट ऑफ द पार्ट जो कंपनीज एक्ट में बोला गया है 2013 में वही एप्लीकेबिलिटी की बात करेंगे बेटा। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट में आता है बेटा, सबको मैं कंसाइज करके लिख रहा हूं, बैंकिंग, then we have insurance, then we have other body corporate। तो जितने भी अदर कंपनीज हैं बेटा, तो इसके ऊपर भी लॉ मेकर क्या कहते हैं? एप्लीकेबिलिटी ऑफ, इट्स एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, बट सब्जेक्ट टू दी कंडीशन। और वो कंडीशन क्या रखा गया बेटा? दैट द provisions which is which are not inconsistent with the act
एंड एक्ट का मतलब है बेटा यहां पे स्पेशल, थ्रू विच such companies are regulated shall be applicable. तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, सिर्फ कंपनीज एक्ट 2013 के वही प्रोविजन की एप्लीकेबिलिटी की बात करेंगे जो आपके स्पेशल एक्ट जिसके थ्रू वो बनाया गया बेटा, वो कंपनीज बनाई गई हैं, उसके साथ वो इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। एंड जो भी प्रोविजन उन स्पेशल लॉ के थ्रू क्या है बेटा, उसके स्पेशल लॉ के साथ क्या कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, इनकंसिस्टेंट है, तो वो प्रोविजन हम लोग कंपनीज एक्ट की बात नहीं करेंगे। देन वो अदर जो स्पेशल एक्ट है बेटा, तो वो एप्लीकेबिलिटी उसकी बात करेंगे। लेट्स से इफ यू टेक एन एग्जांपल बैंकिंग, देन वी हैव अ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, so we have to give a priority to the banking regulation act. Then we have insurance, then again we have insurance act, so we have to give a priority to that special act. But at the same time it's a company, so that's why companies act again will be there. But the companies act 2013 and that particular special act, and if there is any contradiction between these two provisions, then special provision जो special act है उसको consider करेंगे, then companies act के provision को consider नहीं किया जाएगा। So I hope यहां तक provision आप लोगों को समझ में आएगा किस तरीके से applicability की बात करते हैं। तो सेक्शन नंबर 1 ऑफ ईच एंड एवरी एक्ट, तो यहां पे हम कंपनीज एक्ट की बात कर रहे थे बेटा, तो सेक्शन 1 में ये सारे पॉइंट्स रखे गए जो हम लोगों को ध्यान में रखना है। शॉर्ट टाइटल, then effective date over there, then we have next part, or effective date will also known as commencement date, and then we have a jurisdiction, and which is basically the applicability application of this act, and it's a whole of India. Then you can see all the companies, and but some other special category of the companies and a body corporate, तो उसके ऊपर ये applicable होगा। तो ये कहानी रखेगी, बट हम लोगों को यहाँ पे भी ये स्पेशल लॉज नहीं पढ़ने, फाइनल में जाके आपको कुछ पार्ट बैंकिंग का, इंश्योरेंस का आपको पढ़ना पड़ सकता है, बट इंटर में अभी एट प्रेजेंट हम लोग नहीं बात करेंगे। यहाँ पे उसके रिगार्डिंग कोई प्रोविजन नहीं है। तो यहाँ पे हम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोगों को कंपनी जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है हम उसकी बात करें, तो उन सभी कंपनीज के रिलेटेड। तो इसीलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आते हैं बेटा। एंड नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे पहले यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूं, एंड इट्स बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ द कंपनी एंड टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज। तो पहला जो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे वो हम लोग कंपनी की डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग बात करते हैं। सो स्टार्ट विद द टर्म, एंड वी हैव अ डेफिनेशन ऑफ कंपनी, एंड ये रखा गया बेटे कंपनीज एक्ट में सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 20 में। इट्स सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 20। तो अब अगेन फाउंडेशन में आपको पढ़ा होगा कि जितने भी डेफिनेशंस होते हैं बेटा सेक्शन 2 में रखे जाते हैं, एंड सेक्शन 2 में जो डेफिनेशन होता है इन जनरल, वो सबके सब जनरल डेफिनेशन होता है। एंड बट वो जनरल क्यों होता है, क्योंकि वो वर्ड पूरे एक्ट में जहां पे भी रिपीट होगा बेटा, वो वर्ड जहां पे भी, मतलब मैं यहां पे कंपनी को डिफाइन कर रहा हूं, तो पूरे कंपनीज एक्ट में जहां जहां पे वर्ड कंपनी आता है बेटा, और यदि उस कंपनी को उस पर्टिकुलर प्लेस पे डिफाइन नहीं किया गया है, एंड बट फिर भी हम लोगों को यदि जानने सर कंपनी का मतलब वहां पे क्या है, तो सेक्शन नंबर 2 की बात करेंगे एंड 2 से वो डेफिनेशन लिया जाएगा। तो सेक्शन नंबर 2 डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ द कंपनी, एंड 2 में क्लॉज नंबर 20 रखा गया बेटा। तो सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ कंपनी। देखो सेक्शन नंबर 2 क्या कहते हैं, तो सेक्शन नंबर 2 में ये बोला गया कंपनी means a company. So company means a company formed and registered. अब relevant part हमारे लिए बेटा formed and registered under the Companies Act 2013. You can say the 2013 over there. So इसको करेक्शन कर लेना यहाँ पे, इट्स 2013 और एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो जितने भी पुराने कंपनी लॉज हैं बेटा, तो हम उसकी बात करते, तो उससे रिलेटेड आपको यहां पे टर्म रखा गया।
एंड वन डे आई डिस्कस इन क्लास कि एक्चुअली कंपनीज एक्ट का ओरिजिन कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, बट वो आउट ऑफ सिलेबस है हमारे लिए, वो सिलेबस वो कहानी है बेटा। सो अनिश्री का हम लोग उस पर टाइम वेस्ट करना नहीं चाहेंगे, हम लोगों के लिए एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन है, क्या सिनारियो है, हमें उसको देखना है। बट स्टिल वो जो कहानी है आई डिस्कस ऑन वन डे, सो दैट कि वो आपको कहानी समझ में आया कि एक्चुअली इंडिया में कंपनी का ओरिजिन कैसे हुआ। तो आई डोंट वांट टू वेस्ट अ टाइम, क्योंकि रीजन बिंग जब हम लोग क्लास ले रहे हैं एंड उस पर हम लोग यदि बात करें तो वो कहानी से मतलब नहीं है, हम लोगों को लॉ के रिगार्डिंग प्रॉपर इंटरप्रिटेशन आना चाहिए बेटा। तो मैं उसी इंटरप्रिटेशन की यहां पे मैं बात कर रहा हूं, बट वो कहानी भी जो है बेटा, वो अगेन वो कहानी भी हम लोगों को एक बार गो थ्रू करना इंपॉर्टेंट है कि सर एक्चुअली किस तरीके से लॉ यहां पे फ्रेम किया गया। सो इट्स अ डिफरेंट पार्ट, तो वो कहानी हम लोग बात की बात करेंगे। सो वी हैव नेक्स्ट पॉइंट, तो ये क्या आ गया, कंपनीज एक्ट 2013 की बात कर रहे थे वो, और जो प्रीवियस जितने भी कंपनी लॉज हैं इट्स 1956, एंड इवन उससे बिफोर 1956 वी हैव 1912, देन इवन उससे बिफोर जो कंपनीज एक्ट हैं उन सब में किसी में भी रजिस्टर्ड है बेटा। क्योंकि इंडिया में कंपनी का कॉन्सेप्ट आज से नहीं है, इट्स यू कैन से द ईस्ट इंडिया कंपनी जब आया था तब से ही ये कॉन्सेप्ट रखा गया बेटा, एंड तब से ही हम लोग कंपनी के फॉर्म में बिजनेस की बात करते हैं। तो वो सब कुछ ऑलरेडी वहां से कहीं ना कहीं कैरी ऑन किया जा रहा है, एंड वो बेसिक पार्ट मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि ओरिजिन वाला पार्ट एंड कंपनी से रिलेटेड कुछ और टर्म है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कंपनी होता क्या है। तो पहले हमें कंपनी जानना इंपॉर्टेंट है, फिर सर वो कंपनी एक्चुअली इंडिया में यदि हम लोग बात करें कि कितने अलग अलग टाइप्स और कैटेगरी की कंपनीज हैं, तो हम लोगों को ये देखना और ये समझना इंपॉर्टेंट है बेटा। सो स्टार्ट विद द टर्म, एंड इसके रिगार्डिंग यदि हम लोग बात करें तो वन बाय वन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सर इट्स ऑल अबाउट द फॉर्मेशन एंड इट्स ऑल अबाउट द रजिस्ट्रेशन, एंड इन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं क्योंकि फॉर्मेशन इज मैंडेटरी एंड रजिस्ट्रेशन इज ऑल्सो मैंडेटरी। बट रजिस्ट्रेशन वाला जो एलिमेंट है तो इट्स नॉट एनी अदर एक्ट, इट्स ऑल अबाउट द कंपनीज एक्ट, और या फिर एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट जो ऑलरेडी कंपनी बन चुके हैं बेटा। तो अभी यदि हमें बनाना है तो कंपनीज एक्ट 2013 की बात करेंगे, एंड पहले से जो एग्जिस्टिंग है बेटा तो उन कंपनीज की बात करते हैं। बट सर यहां पे ना समझ में नहीं आया डेफिनेशन, क्योंकि वर्ड क्या लिखा है, कंपनी मीन्स अ कंपनी, यहां पे जो एक्चुअली इंटरप्रिटेशन है वो समझ में नहीं आया। सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, तो हम लोगों को अब उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। उसकी इंटरप्रिटेशन जब तक हम लोग नहीं करेंगे तब तक हम लोगों के एग्जैक्टली कंपनी का वर्ड नहीं समझ में आए। तो चलिए अब हम लोग इंटरप्रिटेशन ऑफ द टर्म कंपनी पढ़ते हैं, और एक आम आदमी को मैमल आपको मैंगो पीपल को एक बेसिक एक जनरल पर्सन है, एक जनरल पब्लिक है, उसको यदि आपको एक्सप्लेन करना हो सर कंपनी क्या होता है, तो उसको आप यदि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली बताएंगे तो उसको फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ नहीं समझ में आएगा। सो उसको क्या करना है, वी नीड टू एक्सप्लेन इन लेमन लैंग्वेज। तो लेमन लैंग्वेज में आपको लॉ समझना होता है, एंड आपको एज अ प्रोफेशनल, लेकिन पूरा आपको क्या करना है, वो पूरे लीगल प्रोविजंस याद रखने हैं। तो समझाना किसी भी पार्टी को लेमन में, लेकिन हम लोगों को पहले वो लेमन तो निकालना इंपॉर्टेंट है। तो सर उस सिचुएशन में लेमन इंटरप्रिटेशन क्या होगा, तो स्टार्ट विद द लेमन इंटरप्रिटेशन। इट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड कंपनी, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग यहां पे जो कंपनी है बेसिकली कौन सा है बेटा, इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड का। सो इट्स नॉट ओनली अ टर्म कंपनी, इट्स इनकॉर्पोरेटेड। सो अब कंपनी एक्चुअली दो वर्ड से मर्ज करके बनाया गया बेटा, इट्स कम एंड पेनी। सो व्हाट डज इट मीन, कमिंग टुगेदर टू जनरेट मनी। तो इट्स कमिंग टुगेदर टू जनरेट मनी। तो ये आपका एक स्पेसिफिक वर्ड हो गया, इट्स कम एंड पेनी। तो कम टू मीन्स व्हाट, इट्स कमिंग टुगेदर, एंड पेनी इज नथिंग, इट्स ऑल अबाउट द मनी। तो जब एक साथ नंबर ऑफ पर्संस मिलके एक ही ऑब्जेक्टिव विद कॉमन माइंड, एक ऑब्जेक्टिव के साथ यदि काम करते हैं बेटा, एंड उन सबका काम सबका मोटिव एक ही चीज है, बिजनेस प्रॉफिट, पैसा कैसे जनरेट किया जाए, मनी कैसे जनरेट किया जाए। सो द टर्म इज टू व्हाट, इट्स ए कंपनी। तो कमिंग टुगेदर टू जनरेट मनी, ये आपका पहला टर्म आ गया। तो अब हम लोग इसको और बेटर वे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, फॉर्मेशन। इट्स ए फॉर्मेशन ऑफ एन एसोसिएशन, एंड एसोसिएशन ऑफ इट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2%। बट वी हैव एन एक्सेप्शन, आज के टाइम में अकेला एक पर्सन भी कंपनी बना सकता है, एंड विच इज नॉन एज वन पर्सन कंपनी, ओपीसी। तो ओपीसी का एलिमेंट बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहां पे अभी मैं उसको यहां पे नहीं रेस कर रहा हूं।
क्योंकि रीजन में यहां पे कमिंग टुगेदर यदि वर्ड आ रहा है तो डोंट यू थिंक ओपीसी अपने आप में क्या हो रहा है, इट्स ए कॉन्ट्रडिक्टरी प्रोविजन, देन हाउ वी कैन कंसीडर द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपीसी। तो ओपीसी वो किसी और रीजन से रखा गया, तो सर वो रीजन क्या होगा, देन विल डिस्कस इन क्लास, तो वो हम लोग लेटर क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट फॉर अ टाइम भी अभी मैंने ओपीसी यहां पे कंसीडर नहीं किया है। तो अभी सिंपल मैंने वर्ड क्या लिखा है, सर वी जस्ट डू वन थिंग, हम लोगों को एक एसोसिएशन बनाना है एंड वो एसोसिएशन में कम से कम 2% की बात करते हैं। एसोसिएशन बनाने का पर्पस क्या है बेटा, तो एसोसिएशन एज स्पेसिफिकली फ्रेम्ड फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट, कैरिंग ऑन द बिजनेस। तो बिजनेस करने के लिए बना रहे हैं बेटा, एंड जब बिजनेस करने की बात करते हो तो दे हैव टू कंट्रीब्यूट सर्टेन सम ऑफ मनी विच इज इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल और नॉट। तो नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा, तो इट्स बेसिकली फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस एंड व्हाट, टू कंट्रीब्यूट मनी which is known as capital। तो उसको क्या नाम देंगे हम लोग, कैपिटल ऑफ सच पर्टिकुलर एसोसिएशन, वो कैपिटल हो गया। लेकिन एट द एंड सबका मोटिव बेटा वो पैसा लगा के बिजनेस करने का क्या है एट द एंड, इट्स जनरेटिंग प्रॉफिट एंड शेयरिंग इट, यस और नो, इट्स जनरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड शेयर इट। तो ये है बेटा एक फॉर्मेशन, एक कंपनी को बनाने से पहले हम लोगों को एक ग्रुप ऑफ एसोसिएशन, इट्स ग्रुप ऑफ पर्सन हम लोगों को एक बनाना पड़ेगा, मतलब वी नीड टू फॉर्म एन एसोसिएशन। बट प्लीज मेक श्योर यहां पे मैंने वर्ड क्या लिखा है बेटा, पर्सन, एंड दैट्स व्हाई द टर्म पर्सन इटसेल्फ इंक्लूड नेचुरल पर्सन एज वेल एज द आर्टिफिशियल पर्सन। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला, सर जब हम लोग नेचुरल पर्सन की बात करते हैं तो वो भी कंपनी के एसोसिएशन जो बना रहे हैं उसमें पार्ट ले सकते हैं, उसमें वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकते हैं, और जब आर्टिफिशियल पर्सन की बात करेंगे तो उसकी भी इन्वॉल्वमेंट की यहां पे बात करेंगे। एंड आर्टिफिशियल पर्सन इज नथिंग, अभी आर्टिफिशियल पर्सन की रिगार्डिंग ही तो पढ़ रहे हैं, तो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ कंपनी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, एंड देन नंबर ऑफ केस स्टडी विल बी देयर। बट फॉर अ टाइम बीइंग कंपनी ये है बेटा, तो कंपनी इज नथिंग, सो व्हाट वी कैन डू, एसोसिएशन एक बनाना है, बिजनेस करने के लिए पैसा लगाया जाएगा और प्रॉफिट शेयर किया जाएगा, तो ये हो गया हमारे लिए क्या, ये कंपनी बन गई, कमिंग टुगेदर। बट फ्रैंकली स्पीकिंग अभी ये बना अनइनकॉर्पोरेटेड और अनरजिस्टर्ड, क्यों, क्योंकि रीजन बीइंग सर अभी ये एसोसिएशन, ये कमिंग टुगेदर, ये ग्रुप अभी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। तो इसका मतलब सर एक बात बताओ, फिर पार्टनरशिप फॉर्म है वो भी तो एक एसोसिएशन है, बट मैं भी मना नहीं कर रहा हूं, पार्टनरशिप फॉर्म भी तो एसोसिएशन है, लेकिन क्या पार्टनरशिप फॉर्म कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, आंसर इज नो। क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म को यदि हम कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड करवाएंगे तो फिर उसको कंपनी कंसिडर करेंगे, तो फिर उसको इनकॉर्पोरेट नाम दिया जाएगा, फिर उसको रजिस्टर्ड बोला जाएगा। लेकिन जब तक वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है तब तक वो कंपनी है, एंड नेचर क्या बनेगा, अन इनकॉर्पोरेटेड, अनरजिस्टर्ड। तो सर अब इसको हम लोगों को क्या करना है, रजिस्ट्रेशन। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या आएगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ such association, so where the registration will be there। तो जो न्यू कंपनी बनाएंगे बेटा वो आपके कहां पर रजिस्टर्ड की बात करेंगे, अंडर दी कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन जितने ऑलरेडी वो एसोसिएशन रजिस्टर्ड हो चुके हैं तो वो किसकी बात करेंगे, इट्स अंडर द प्रीवियस कंपनी लॉ। तो प्रीवियस कंपनीज एक्ट की बात करेंगे, बट प्रीवियस कंपनीज एक्ट में जो बने हैं, लॉज में बने हैं, उनको यहां रजिस्टर्ड नहीं करवाना है क्योंकि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो अब जो हम लोग बनाएंगे तो उस केस में हम लोग प्रीवियस कंपनीज की बात नहीं करेंगे, एक्ट की बात नहीं करेंगे, तो इट्स कंपनीज एक्ट 2013। तो नाउ इफ द एसोसिएशन which we want to create, then such association must be registered under the companies act 2013। तो ये स्ट्रक्चर है, ये कहानी है। तो अब आज के बाद यदि ये दोनों पॉइंट हो गया बेटा, तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कंक्लूजन, तो यदि मैं कंक्लूजन लिखूं, तो कंक्लूजन यदि हम लोग लिखते हैं तो कंपनी एंड विच वन, दैट इज इनकॉर्पोरेटेड
और यू कैन से रजिस्टर्ड। तो ये हम लोग यदि कंक्लूजन लिखें तो क्या बन जाएगा बेटा? इट्स फॉर्मेशन ऑफ एन एसोसिएशन and registration of such association under the Companies Act। तो इन दोनों ही टर्म को आप मर्ज करते हैं तो ये हम लोगों का क्या बनता है बेटा? कंपनी बनता है, विच इज बेसिकली नॉन एज इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड। तो ये बताओ क्या सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 20 में जो टर्म लिखा होता कंपनी का, तो क्या कुछ गलत लिखा हुआ था? क्योंकि सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 20 में क्या बोला गया है? दैट कंपनी विच मींस एसोसिएशन विच वी नीड टू form and get it registered under the Companies Act। So because of formation and registration we have a term and it's basically origin of company, and it's basically origin of incorporated company, it's basically registration over there, and now the company is said to be what? Registered company। और जैसे आपने कंपनी बनाया बेटा, तो आज से दो टर्म ऑटोमेटिकली यहां पे बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट टर्म में यहां पे ऐड कर देता हूं जो आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, नाउ द कंपनी विल बिकम व्हाट? इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी which distinct from its members, which is distinct from its members। तो इसका मतलब क्या हो गया सर? जिन लोगों ने एसोसिएशन बनाया they will become the member of association, but once the company incorporated, now the company will be treated as a separate person, now the separate entity, but it's a separate person in the eyes of law। दैट इज बेसिकली लॉ के थ्रू एक पर्सन की बात कर रहे हैं, तो सेपरेट पर्सन यहां पे हम लोग ट्रीट करने की बात कर रहे हैं। तो अब सेपरेट पर्सन होने का मतलब है आज जो भी काम होगा कंपनी के नेम से होगा, जो भी एक्टिविटी है दैट शुड बी इन द नेम ऑफ कंपनी। किसी को सूट भी फाइल करना है तो भी कंपनी के अगेंस्ट, तो मेंबर की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रही, तो वो आज से उसका खुद का एक स्टेटस, खुद का कैरेक्टर, खुद का एक आइडेंटिफिकेशन हो गया बेटा। तो दैट्स व्हाई वी हैव अ टर्म सेपरेट लीगल एंटिटी। उसके बाद नेक्स्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी के साथ जो टर्म एसोसिएटेड है, तो कंपनी इटसेल्फ इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट्स आर्टिफिशियल पर्सन। तो वैसे इसको नाम देते हैं आर्टिफिशियल ज्यूरिस्टिक पर्सन, क्योंकि पर्सन ये लॉ के थ्रू कंसिडर किया जाता है। सो दैट्स व्हाई इट्स नेचुरल पर्सन और इट्स लीगल पर्सन, लीगल, and the nature of the person is said to be what? It's artificial person, and this is only because of what? It's because of law। And third segment, member may come member may go but company stand forever। तो इसका मतलब है यहां पे क्या आएगा? इसको बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन, जिसको सिंपल वर्ड में नाम देना है बेटा परमानेंट एग्जिस्टेंस। And permanent existence means no effect of death or resignation of members। But whenever we talks about the you can say the partnership, so you know very well because of the what? Death of the partner, because of the resignation of the partner, then definitely the partnership form। तो हम लोग पार्टनरशिप की यदि बात करें तो वो क्या हो जाएगा? डिसॉल्व की बात करते हैं। फॉर्म डिसॉल्व होनी हो इट्स अ सेकेंडरी पार्ट, बट जो फॉर अ टाइम बिंग जो रिलेशन जो पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व माना जाता है। लेकिन कंपनी में ऐसा सिनेरियो नहीं होगा। सो इफ यू आर ए मेंबर ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्रीज, इफ यू आर ए मेंबर ऑफ द टाटा इंडस्ट्रीज, इफ यू आर ए मेंबर ऑफ इन्फोसिस और विप्रो, सो व्हाट वी कैन डू, हमारे पास शेयर है, मेंबर है, अब वो शेयर किसी और को बेचोगे तो वो मेंबर बन जाएगा और आपकी मेंबरशिप क्या होगी बेटा? कम टू एन एंड, कम्स टू एन एंड। तो आप मेंबरशिप से हट जाओगे, मतलब आपने रिजाइन कर दिया, देन द न्यू पर्सन विल कैरी ऑन, एंड उसको भी कभी बेचना है तो वो भी निकल सकता है। तो ये था कहानी। ये कहानी किसके रिगार्डिंग था बेटा? इट्स ऑल अबाउट द टर्म ऑफ कंपनी। तो सर इतना टाइम क्यों दिया बेटा? यही तो इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी को तो लॉ पढ़ना बोलते हैं कि जब तक आप ये टाइम यहां पे कंसिडर नहीं करेंगे, जब आप अच्छे से टाइम नहीं दोगे, सो हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द प्रोविजन ऑफ द लॉ। अभी वो पॉइंट नहीं है कि आपने किसी ने पढ़ा है, हमने गो थ्रू कर लिया, रट्टा मार लिया, दैट्स इट।
Answer is no. Rectification, it's not solution over there. So you have to go through each and every term in detail. And जब तक आप डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो कोई लॉजिक नहीं, कोई फायदा नहीं है कंपनी का यहाँ पे पूरे लॉ का पढ़ने का बेटा. तो बेटर है आप किसी की भी बुक उठा लो, मार्केट में कोई ना कोई आपको मॉड्यूल, कोई ना कोई स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, कोई ना कोई और एलिमेंट मिल जाएगा, तो उसको रट्टा मार के भी तो एग्जाम पास हो सकते हैं. लेकिन क्या पास होना भी हमारे लिए रेलिवेंट है सिर्फ? आंसर इज नो. क्योंकि रीजन बीइंग जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा, देन हाउ यू कैन स्टैंड इन द मार्केट एंड हाउ यू कैन स्टैंड इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. तो यू हैव टू गेन द नॉलेज. तो नॉलेज कैसे गेन होता है बेटा? जब आप कॉन्सेप्चुअली इन डेप्थ पढ़ते हैं तो नॉलेज की बात करते हैं. तो किसी चीज में कॉन्सेप्ट और इन डेप्थ जाने का मतलब है कि आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा. सो उसी चीज के हमने यहां पे बात की. तो अब आपको समझ में आएगा एक्चुअली कंपनी क्या होता है बेटा. हाँ, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट में. सो अब सबसे पहले कि कितने कैटेगरी कंपनी है, तो उसमें से 99% जो ऑलमोस्ट जितनी भी कंपनीज हैं मैं उसकी बात करूंगा. हाँ, बाकी एक दो आगे हम लोग कहीं ना कहीं क्या करेंगे, कैरी ऑन कर सकते हैं. तो बट ओवरऑल जो मेन स्ट्रक्चर है मैं उसकी बात करता हूं. तो आई एम टॉकिंग अबाउट द व्हाट टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी. तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है बेटा, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन, सो विच इज ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन. तो फर्स्ट पार्ट, इट्स ऑन द बेसिस of you can say the registration और इवन इसको ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स भी बोल सकते हैं. नंबर ऑफ मेंबर्स जिसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप. सो इन दिस केस वी हैव थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी. वी हैव अ फर्स्ट वन, इट्स अ पब्लिक कंपनी. देन वी हैव अ सेकंड वन, it's a private company. Then we have a third part, it's OPC, one person company. And if I'm talking about the section beta, then section number 2 clause number 71 deals with the definition of public company. Then we have a second part, it's a section number 2 clause number 68 deals with the definition of private company. Then we have a section number 2 clause number 62 deals with the concept of one person company. तो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ कंपनी. तो हम लोग यदि कंपनी बनाना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माइंड में यही आएगा कि पहले तो माइंड में क्या आएगा, सर बिजनेस कैसे करना है. बिजनेस पार्टनरशिप के फॉर्म में करना है, किसी अदर फॉर्म में करना है, या फिर वी नीड टू कैरी ऑन द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कंपनी. एंड इफ यू वांट टू कैरी ऑन द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कंपनी, देन इन दैट सिचुएशन वी हैव अ थ्री डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कंपनीज. तो उन तीनों में से कोई एक कैटेगरी आपको चूज करना पड़ेगा. एंड वी हैव अ पब्लिक, we have a private, then we have OPC. So you have to take a decision which category of the company हम लोगों को बनाने की रिक्वायरमेंट है. अब लेकिन सेक्शन सर यहां पे आ रहे, बिल्कुल बेटा अभी तो सेक्शन की आपको स्टार्टिंग है, इट्स शुरुआत. अभी तो और सेक्शन आएंगे, अभी तो सेक्शन 2 की ही मैं बात कर रहा हूं. एंड 2 में डेफिनेशन की बात करते हैं. तो 2 में सेक्शन 2 71, सेक्शन 2 68, सेक्शन 2 62. बट ये सेक्शन का मतलब सेक्शन 2 71 नहीं बोला मैंने, इट्स सेक्शन 2 71. 71 का मतलब क्लॉज 71. सेक्शन 2 देन 68 एंड इट्स क्लॉज 68. देन सेक्शन 2 देन 62 देन इट्स क्लॉज 62. तो नॉर्मली हम लोग जितने भी एक्ट पढ़ते हैं उसमें सेक्शन 2 के बाद क्लॉज ही पढ़ा जाता है, बट एक्सेप्शन विल ऑलवेज बी देयर. एंड अगेन ये फाउंडेशन का पार्ट है जहां पे फाउंडेशन में वो क्लॉज क्यों पढ़ा जाता है, क्या रीजन है, वो सब कुछ बताया जाता है बेटा. तो अगेन फाउंडेशन में कई सारी चीजें आपको पढ़ के आना है, और पढ़ के आप आते हो, मैं ये प्रिज्यूम कर रहा हूं, क्योंकि इंटर में वो सारी चीजें कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए बेटा रेलेवेंट है, क्योंकि बेसिक तो वहीं से स्टार्ट हो गया ना. अब तो आपको आगे कॉर्पोरेट्स के लिए बेसिक हम लोग तैयार कर रहे हैं. कॉर्पोरेट्स के लिए आपको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए उसके लिए यहां से बेस तैयार हो रहा है. बट जब हम लोग लॉ की बात करते हैं सर, लॉ तो वो बेस फाउंडेशन में ही तैयार हो जाता है. तो बेस वहां पे ऑलरेडी आपका तैयार हो जाना चाहिए, एंड वो आप लोगों ने समहाउ कहने की किया भी होगा बेटा. तो ये फर्स्ट पॉइंट था जो हमने डिस्कस किया. हाँ, बाकी डिटेल अभी हम लोग पढ़ेंगे, सेकेंड पार्ट पे आते हैं बेटा. एंड फिर अब ये कंपनी हम लोग आगे क्या कर रहे हैं, इसको सब डिवाइड कर रहे हैं. एंड इट्स बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज. तो लायबिलिटीज के बेसिस पे नाउ वी हैव अगेन फर्दर थ्री स्पेसिफिक कैटेगरी ओवर देयर. एंड वो तीन स्पेसिफिक पार्ट कौन कौन से बेटा, इट्स ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स.
Then we have a company limited by guarantee, and then we have it's a company which is basically, इसको सिंपल लिख रहा हूं, अनलिमिटेड कंपनी. अभी ये कंपनी हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं है, बट प्लीज ये हमारे सिलेबस में है, लॉ का पार्ट है, तो हम लोगों को ये तीनों पार्ट समझना है. तो सर इसमें सेक्शन नहीं है, डेफिनेटली बेटा. सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 22, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 21, इट्स ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. देन सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 92. सर ये सिचुएशन 2 कभी 62 कभी 92, ये क्या सिनारियो है बेटा? यहां पे मैं सीक्वेंस में लेके नहीं आ रहा हूं, जो टॉपिक जिस तरीके से कनेक्टिविटी में आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली ही हम लोग कैरी ऑन करेंगे, क्योंकि आप यदि रट्टा मारने बैठोगे सेक्शन तो कभी जिंदगी में याद नहीं हो सकते. सो हाउ वी कैन रिटेन द सेक्शन? यू जस्ट फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट एंड आप हर टॉपिक वाइज वो सेक्शन रिटेन करते जाओ, ऑटोमेटिकली वो याद हो जाएगा एंड आप अपने आप ही वो सीक्वेंस क्रिएट कर लेंगे. तो रेलेवेंसी के बेसिस पे वो सारी चीजें मैं कैरी ऑन करा रहा हूं. नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, आप एक सेक्शन नंबर 1 से स्टार्ट किया, 2 में कितने क्लॉज हैं तो आप गो थ्रू करो, तो फिर उसमें से बीच में कहीं भी ऊपर नीचे हुआ देन वो स्किप हो जाएगा. तो नो नीड टू फोकस ऑन द यू कैन से सीक्वेंस बेसिस, यू हैव टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, यू हैव टू फोकस ऑन द ईच एंड एवरी टर्म एंड यू जस्ट गो थ्रू द सेक्शन अकॉर्डिंगली. तो सेक्शन 2 क्लॉज 21 देन सेक्शन 2 क्लॉज 21 देन सेक्शन 2 क्लॉज 92. अब इसका मतलब क्या है? अब यहां पे एक और जो पॉइंट है मैं उसके रिगार्डिंग यहां पे डिस्कस करो बेटा. बेसिकली इन तीनों में मैंने वर्ड कंपनी, यहां पे भी कंपनी और यहां पे भी कंपनी लिखा है. तो इसका मतलब है वी हैव अ 3 डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कंपनी, पब्लिक, प्राइवेट एंड ओपीसी. तो इसका कहने का मतलब क्या है? सो कहने का मतलब ये बेटा, यदि हम लोग कंपनी कौन सी बना रहे हैं मान लेते हैं, इफ वी आर गोइंग टू इनकॉर्पोरेट पब्लिक कंपनी, देन फिर क्या लिखना है? पब्लिक कंपनी. देन यू हैव टू अगेन मेक अ चॉइस, लिमिटेड बाय शेयर्स, ये बनाना चाहते हैं, या फिर आप बनाना चाहते हैं लिमिटेड बाय गारंटी बनाना चाहते हो बेटा. एंड देन उसके बाद आप या फिर क्या बनाना चाहते हैं? इट्स अनलिमिटेड. इट्स योर चॉइस विच कैटेगरी ऑफ कंपनी. तो पहले आपने डिसाइड कर दिया था सर स्ट्रक्चर और नेचर ऑफ कंपनी इट्स पब्लिक, बट यू हैव टू डिफाइन द लायबिलिटी, क्योंकि सिर्फ नेचर वो पब्लिक और प्राइवेट होने से कंफर्म नहीं होगा बेटा. अगेन वी हैव टू व्हाट, वी हैव टू डिफाइन, वी हैव टू मेक अ क्लेरिफिकेशन regarding the liability. तो liability may be on the basis of the share, may be on the basis of the guarantee and unlimited. आगे जाके पढ़ेंगे गारंटी कंपनी के भी 2 पार्ट होते हैं, बट वो सब्सिक्वेंटली, अभी नहीं, अभी सिर्फ वो प्रोविजन आपको ध्यान में रखना है. तो ये था सेकेंड एलिमेंट जो हम लोगों को ध्यान में रखना है. थर्ड पार्ट पे आते हैं बेटा. सर अभी और भी है, डेफिनेटली 100% बेटा. सो थर्ड सेगमेंट इट्स ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल. तो कंट्रोल के बेसिस पे मतलब बेसिकली कंपनी में हम लोग अब कंट्रोल एलिमेंट की बात कर रहे हैं. तो आपको बनाना है पब्लिक और प्राइवेट, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और ये, लेकिन अब उसमें ये ध्यान रखना है सर कंट्रोल के बेसिस पे क्या उसका नेचर चेंज हो सकता है? 100% चेंज हो सकता है बेटा. तो कंट्रोल के बेसिस पे नंबर 1 इट्स ए गवर्नमेंट कंपनी. तो इसका मतलब है कंट्रोल समहाउ कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का है, तो इसलिए उसको हमने नाम क्या दिया? कंपनीज एक्ट में उसको गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे. एंड ये रखा गया बेटा सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 45 ऑफ द कंपनीज एक्ट. तो इट्स गवर्नमेंट कंपनी. सर इसके बाद वी हैव अ न्यू कॉन्सेप्ट अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, एंड ये प्रीवियस ओल्ड कंपनीज एक्ट में नहीं था. एंड ये नाम क्या बेटा? इट्स एसोसिएट कंपनी. इट्स a section number 2 clause number 6 which deals with the concept of associate company. Then we have holding and subsidiary company. दोनों एक साथ लिख रहा हूं क्योंकि दोनों ही आपस में इंटरकनेक्टेड बेटा. इट्स होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी. तो सर इन दोनों का सेक्शन नहीं है बेटा? डेफिनेटली सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 46 of the Companies Act deals with the holding, and section number 2 clause number 87 deals with the what? It's a subsidiary company. So we have a government company, associate company, holding company and subsidiary company, and you can see the number of provisions over there. तो अब ये पब्लिक और प्राइवेट में से ही है बेटा, बट द प्रॉब्लम इज व्हाट कि सर उसमें कंट्रोल इस तरीके से रखा गया है जिसकी वजह से उसका जो नेचर है, अब हम उसके नेचर में कहीं ना कहीं क्या करने वाले हैं? नेचर पब्लिक और प्राइवेट ही रहेगा, लेकिन आप कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आने वाले हैं. हाँ, कई बार
बिगिनिंग से नेचर प्राइवेट था, बट बाद में नेचर हो सकता है उसको पब्लिक में कंसिडर कर लिया जाए, तो वो क्या होगा, तो अगेन विल डिस्कस लेटर, बट फॉर अ टाइम बीइंग ये तीन अगेन कैटेगरी ऑफ कंपनी बेटा. नाउ वी हैव अ फोर्थ वन. तो अब फोर्थ में हम लोग बात करें इट्स अदर कैटेगरी ऑफ कंपनी. तो मैं कुछ अदर कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं कंपनी में. तो अदर कैटेगरी में सबसे फर्स्ट यहां पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बेटा, इट्स स्मॉल कंपनी. सो स्मॉल कंपनी सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 85 of the Companies Act deals with a small company. Then we have a next part, and it's basically NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. ये मैं डिटेल ही प्रोविजन में पढ़ाऊंगा, सेक्शन नंबर 8 आएगा बेटा कंपनीज एक्ट में. फिर उसके बाद हम लोग वहां पे देख लेंगे क्या 2 में उसके रिगार्डिंग कोई बात है ही नहीं है, क्योंकि हमारे लिए उसमें सेक्शन 8 की रेलिवेंसी है. सो एज कम्पेयर टू द 2 ओवर देयर. देन वी हैव फॉरेन कंपनी. तो वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन कंपनी, एंड इट्स अ सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 42 of the Companies Act which deals with the definition and it's a concept of foreign company. बट अभी हम टाइप्स की बात कर रहे हैं, फिर अदर सेक्शंस अगेन फॉरेन कंपनी के साथ एसोसिएटेड होगा, लेकिन फॉरेन कंपनी के लिए सेक्शन 2 की भी रेलेवेंसी है. अब मैं बात करूंगा कुछ अदर सेक्शंस के थ्रू कुछ और यहां पे कंपनीज आने वाले बेटा. तो अदर सेक्शन के थ्रू कंपनीज क्या क्या आएगा, हम लोग बात करेंगे यहां पे किसके रिगार्डिंग, डोरमेंट कंपनी. और ये लिखा है कंपनीज एक्ट में सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 455 में. तो इस तरीके से कंपनीज रखेंगे बेटा. एंड देन कुछ और कंपनीज आएगा, विल डिस्कस लेटर, बट जो मेजर पार्ट ऑफ कंपनीज है जो हम लोगों को ध्यान में रखना है वो हमारे लिए रेलेवेंट है. And these are the most important segment which we need to understand. So overall, you can see first it's on the base of the membership, then second part it's on the base of the liability, and third segment it's basically on the base of control, and the last one we have a certain other category of company and कुछ और other category वो आगे पढ़ते पढ़ते आपको पता चल जाएगा. तो आप सब में देख सकते हैं वी हैव अ सेपरेट डिफरेंट डिफरेंट नेचर यू कैन से सेक्शंस ओवर देयर, एंड प्लीज मेक श्योर ये सेक्शन आपको रिटेन भी होना चाहिए. सो अब हम लोग सबसे फर्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा वो बेसिकली रजिस्ट्रेशन के बेसिस. तो कंपनीज, इट्स ए कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन. तो ये टॉपिक मैं यहां पे डिस्कस करने वाला हूं, एंड इसके रिगार्डिंग हम लोग डिटेल आगे पढ़ने वाले हैं. लेकिन अगेन फिर से कौन कौन से प्रोविजन की मैं बात करूं, सबसे पहले कौन से कंपनी की बात करेंगे यहां पे. अच्छा, अब जो सबसे पहले मैं पढ़ाने वाला हूं वो हम लोग पढ़ेंगे प्राइवेट कंपनी, जो हम लोगों के लिए वी हैव सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 68. सर पब्लिक क्यों नहीं, क्योंकि रीजन बीइंग पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन एक्चुअली कुछ है ही नहीं बेटा. So if you want to understand the definition of the public company, then you have to go through the definition of private company first, and then हम लोग किसकी बात करेंगे, पब्लिक कंपनी के रिगार्डिंग. नाउ वी हैव अ सेकेंड पार्ट. अब प्राइवेट कंपनी की बात फिर किसकी मैं बात करूंगा, पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी की. एंड ये अगेन सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 71. देखो सेक्शन याद करने का यही तरीका जो मैं फॉलो कर रहा हूं बेटा. जितनी बार जहां पे भी प्रोविजन पढ़ो, यू जस्ट रिकैप द सेक्शन, यू जस्ट राइट द सेक्शन, यू जस्ट कोट द सेक्शन, यू जस्ट मेंशन द सेक्शन. इमीडिएटली वो सेक्शन आपको याद हो जाएगा, एंड उसके लिए कोई रट्टा नहीं मारने की रिक्वायरमेंट है बेटा. देन वी हैव ओपीसी, एंड ये रखा जाएगा सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 62 में. अच्छा, ओपीसी को माना प्राइवेट ही जाता है बेटा. तो एक्चुअली ओपीसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, डीम टू बी. क्योंकि मैंने क्या वर्ड यूज किया, इट्स एक्चुअल प्राइवेट कंपनी, आंसर इज नो, इट्स बेसिकली वर्ड कंसिडर्ड. तो इसका मतलब मानने की बात कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे इसको, डीम्ड टू बी प्राइवेट कंपनी. तो डीम टू बी प्राइवेट कंपनी, तो डीम टू बी प्राइवेट कंपनी का मतलब है कि आज से प्राइवेट कंपनी के जितने भी प्रोविजंस हैं बेटा, तो एज इट इज ओपीसी पे अप्लाई हो जाएंगे, एक्सेप्ट कुछ प्रोविजंस को छोड़ के जो खासकर प्राइवेट कंपनी के लिए बनाया गया होगा, एंड जो खासकर किसके लिए, पब्लिक कंपनी के लिए बनाया गया होगा. तो उसको छोड़ के, तो इसको इसके साथ प्राइवेट कंपनी के साथ कनेक्ट करना. तो इसकी बात करें, तो अब हम यदि बात करें ओपीसी, तो इट्स ऑल अबाउट द एप्लीकेबिलिटी of the provisions. Which one beta? As applicable in case of private company, except
except certain exemptions and except certain exemption का मतलब क्या है कि that certain provisions which will be applicable over the private company but that will not be applicable over the OPC. तो इसका मतलब exemption का मतलब क्या है? That is certain provisions although applicable over private company but not applicable in case of OPC. So वो OPC पे अप्लाई नहीं होगा. तो ये कहानी और ये स्ट्रक्चर है बेटा. तो ओवरऑल आज का जो पॉइंट मैंने पढ़ा है बेटा वो आप लोगों को समझ में आएगा. तो सबसे पहले आज की जो हम लोगों की क्लास थी बेटा उसमें हम लोगों को यही जानना था, यही हमारे रेलेवेंट था कि सर एक्चुअली कंपनी क्या होता है, कितनी कैटेगरीज की कंपनी की बात करते हैं, जब हम कंपनी बनाएंगे तो कौन सी कंपनी बनाने की बात करेंगे एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, कौन से प्रोविजन किस तरीके से अप्लाई होंगे बेटा. एंड फिर से अगेन जाते जाते ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि आपको ये चीजें अगेन पढ़ना है, यही चीज मैं पढ़ा रहा हूं और यही चीज आपको फॉलो करना है. एंड यू कैन सी एंड यही हमारे लिए बेटा गीता बाइबल कुरान यही है, यही है बेटा. और ऐसे ही आपको अदर लॉस के लिए मिलेगा. सो वेदर यू कैन सी द इंडस्ट्रियल लॉज, देन वेदर वी कैन सी द बिजनेस लॉज, वेदर वी कैन सी द इनकम टैक्स, देन जीएसटी. तो इट्स ऑल अबाउट द व्हाट बेयर एक्ट. एंड आई होप आप लोगों ने कहीं ना कहीं बेयर एक्ट देखा होगा. अभी कवर पेज अलग अलग हो सकता है क्योंकि वी हैव अ नंबर ऑफ यू कैसे द पब्लिशिंग हाउस, तो सब अलग अलग क्या करते हैं बेटा पब्लिश. अब यदि मैं बात करूं इट्स टेक्समैन एंड मैं इसको कोई एज कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं ये दिखा रहा हूं कि बेसिकली हम लोग यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, कंपनीज एक्ट के बेयर एक्ट की और ऐसे ही अदर एक्ट की बात करेंगे बेटा. बट हम लोगों को लॉ समझना है. तो इसका मतलब है मैं कोई किसी पर्टिकुलर ऑथर की बुक नहीं पढ़ा रहा हूं, यहाँ पे किसी ऑथर से रिलेटेड हम लोग नहीं पढ़ेंगे. यहाँ पे हम लोग सीधा जो पार्लियामेंट में लॉ बनता है उसी चीज को पढ़ना है. क्योंकि एट द एंड फ्यूचर में जब आप कॉर्पोरेट में जाएंगे बेटा तो यू कैन नॉट रेफर दी वोट द बुक ऑफ एनी ऑथर. यू कैन नॉट रेफर, जो मेरी बुक होगी आप उसको रेफर नहीं करने वाले हैं. आपको एट द एंड किसकी बुक रेफर करोगे, 100% बेयर एक्ट रेफर करेंगे. एंड बेयर एक्ट किसी ऑथर ने नहीं बनाया, इट्स ऑल अबाउट द व्हाट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. सिर्फ उसको पब्लिश किया नंबर ऑफ यू कैसे द पब्लिशिंग हाउस ने बेटा, उसको कंपाइल किया गया, उसको कंपाइल करके और कंपाइल करने के लिए कुछ पर्संस आ गए, लेकिन एट द एंड वो पार्लियामेंट एज इट इज उसी की बात करते हैं बेटा. सो आई होप आज का जो पूरा लेक्चर था वो आपको समझ में होगा. एंड नेक्स्ट में विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट कंपनी, देन पब्लिक कंपनी, देन ओपीसी एंड रेस्ट ऑफ द प्रोविजन विल बी देयर. एंड पहला पार्ट जो मैंने स्टार्ट किया बेटा ये 100% ये ध्यान रखना, ये बेसिक टाइप्स ऑफ कंपनी में कवर होगा बेटा. तो पहले मैं बेसिक वाला पार्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ कंपनी जो है वो दोनों को मर्ज करके यहाँ पे मैं कैरी ऑन कर रहा हूँ. तो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर वो दोनों ही एक साथ आगे पीछे चलते रहेंगे. एंड कौन सा पार्ट कहाँ पे होगा वो आपको आराम से आपको मॉड्यूल में या जो यहां से आपको बुक मिलेगी, जो भी आपको चीजें फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी, और इवन आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं है तो आप अपने इवन मॉड्यूल में देखेंगे जो इंस्टीट्यूट की तरफ से मिला होगा तो वहां पे कवर हो जाएगा बेटा. चलिए थैंक यू सो मच बेटा.